सो हे गाइस, वेलकम टू टेक इन्वेस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग एवरग्रेड क्रैशेस के बारे में बात करेंगे। एक डीप एनालिसिस करके देखेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और इसे हम लोग 2008 के लेमन ब्रदर क्रैशेस के साथ भी कंपेयर करेंगे कि क्या 2008 के जैसा भी आपको इस बार मार्केट डाउन होता हुआ दिखेगा। तो पूरा डीप एनालिसिस होगा। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए बहुत सारे डिटेल्स कलेक्ट किए हैं अच्छे से। मैं चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एवरग्रेड क्राइसिस को समझने के लिए आपको जानना होगा कि 2008 में क्राइसिस क्यों आया था, जिसे हम लोग लेमन ब्रदर क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो क्या है कि लेमन ब्रदर्स के शेयर बिल्कुल क्रैश हो गए थे। लेमन ब्रदर एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी यूएसए की, जिसके शेयर जो है क्रैश कर गए थे। हाउसिंग लोन लेने वाले मैक्सिमम कस्टमर ने लोन रिपेमेंट पे डिफॉल्ट किया था। तो लेमन ब्रदर क्या थी, वो लोन प्रोवाइड करती थी। तो हाउसिंग लोन जितने लोग लेते थे उन्होंने डिफॉल्ट यहाँ पे किया था। ऐसा क्यों हुआ था? अनफेयर प्रैक्टिस यूज किए गए थे हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को ग्रो करने के लिए। कुछ ऐसे कस्टमर्स को लोन दिए गए थे जो कभी भी एलिजिबल नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसे कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं जो एलिजिबल नहीं है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वो डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे। और दैट्स वाई जो है 2008 का क्राइसिस आया था, जिसे हम लोग लेमन ब्रदर क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे दिया। अब एवरग्रेड क्या है, जो कि चाइना, अभी आप समझ रहे हैं बहुत ही बड़ा न्यूज यहाँ पे चल रहा है। तो एवरग्रेड चाइना का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी है। इसके चाइना के 280 सिटीज में 1300 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स चालू हैं एवरग्रेड कंपनी के। इसके पास 1.2 लाख कंपनी है, 38 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स इनके लिए काम करते हैं। ये एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है, हांगकांग इंडेक्स में लिस्टेड है और 110 बिलियन का सेल किया है इस कंपनी ने पिछले साल। तो एवरग्रेड क्या है ये आप ब्रीफ में समझें। इससे आपको ये अंदाज लग रहा होगा कि ये चाइना की कितनी बड़ी कंपनी है। अगर इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो बहुत ही बड़ा क्राइसिस आपको चाइना में देखने को मिल सकता है, जिसका असर आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। अब अचानक ऐसा क्यों हुआ ये आप यहाँ पे समझें कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम अचानक नहीं आती है। ऑब्वियस सी बात है, ये धीरे धीरे आई है, लेकिन अभी जो है पीक पे चली गई है। इस कंपनी का ओवरऑल डेब्ट जो है वो 305 बिलियन है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी कंपनी डूबती है, क्राइसिस आती है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज के चलते ही आती है। तो आप देख सकते हैं इसका भी ओवरऑल डेब्ट 305 बिलियन है। डेली इंटरेस्ट पे आउट 150 मिलियन युआन है और कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन 110 मिलियन युआन के आसपास है। तो आप देख सकते हैं ये कर्ज में डूबी हुई है। दैट्स वाई ये क्राइसिस आने का चांस हो सकता है। मतलब कंपनी के पास मार्जिन बहुत कम है। एफआई 2022 के बॉन्ड का इंटरेस्ट पे आउट जो सितंबर 2021 यानी इसी महीने करना था, शायद नहीं कर पाएगी। मतलब डिफॉल्ट ओवर इट इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब अभी जो इस महीने जो है पेमेंट करने की बात थी वो ये नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश यहाँ पे हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन कंपनी ने नहीं, चाइना के गवर्नमेंट ने उनके बैंक्स को दिया है। अगर डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट के एक महीने के अंदर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है तो फिर स्टॉक प्राइसेस में बहुत ही ज्यादा फॉल आ सकता है। पूरा वेल्थ वाइप आउट हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर का। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डेप्थ पे नहीं करेंगे तो पूरा बहुत ही बड़ा यहाँ पे क्राइसिस आने का चांस हो सकता है। ये अचानक नहीं हुआ है। एवरग्रेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लेकिन हाल फिलहाल में इसने कंस्ट्रक्शन छोड़कर बाकी बहुत सारे बिजनेस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पोर्ट्स, थीम पार्क, फूड एंड बॉटल वाटर, ग्रोसरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में इन्वेस्ट कर रखा था। ऑब्वियस सी बात है, देखो कंपनी अपने ट्रैक से हटती है, अपने जो मेन उनका बिजनेस है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का, उनसे हट के अगर इन्वेस्ट करती है पब्लिक का पैसा लेकर के, तो काफी चांसेस है कि डिफॉल्ट भी हो सकती है। क्योंकि इन सारे चीजों में पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बनेगा। यही नहीं, जब डेप्थ बहुत बढ़ने लगा तो इस कंपनी ने कम दाम पे अपार्टमेंट बेचना भी चालू किया, जो इसके नाम के लिए और बुक्स के लिए बुरा साबित हुआ है। अब देखो इतने सारे डेप्थ होने के बाद ये लोग और स्ट्रैटेजी लगाएं, लेकिन ये भी फेल होता हुआ दिखा है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सॉकर स्कूल बनाया है 185 मिलियन में और 1.8 बिलियन खर्च किया है दुनिया का सबसे बड़ा लोटस शेफ्ट स्टेडियम बनाने में। इसमें 1 लाख लोग मैच देख सकते हैं। ये सब कॉस्ट कंपनी के डेप्थ के खाते में गए हैं। और इसके बाद जब चाइनीज गवर्नमेंट ने डेप्थ कम करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू किया, तब एवरग्रेड अपना डेप्थ कम नहीं कर सका। जब तक चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया था, अभी वो लोग एक्शन लेना स्टार्ट किए हैं, तो अभी इनका अच्छा खासा यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्योंकि इतने सारे खर्च किए गए हैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस को छोड़ के, तो काफी ज्यादा यहां पे लॉस देखने को मिल सकता है। इस कंपनी की इक्विटी लेने के लिए कोई बायर रेडी नहीं हुआ। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है आज के स्टेट, जहां पर कंपनी के स्टॉक इस साल 80% डिवॉल्यूट हो गए हैं, 80% से डिवॉल्यूट हो गए हैं। अब सबसे बड़ी बात, क्या मार्केट क्रैश होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको एवरग्रेड कंपनी का थोड़ा हिस्ट्री बताया, क्या सिचुएशन है वो थोड़ा समझाने की कोशिश किया। अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्या मार्केट क्रैश होगा।
तो यहाँ पे लिखा है मार्केट पे इफेक्ट तो जरूर होगा, क्योंकि चाइना के जीडीपी का 2% एवरग्रेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि गवर्नमेंट बेल आउट नहीं करेगी और कुछ रास्ता जरूर निकालेगी बाय वे ऑफ सेलिंग इक्विटी टू लीडर्स, या फिर कन्वर्टिंग द डेब्ट टू इक्विटी। ऑब्वियस सी बात है, चाइना का जीडीपी का 2% हिस्सा ये रखता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर कोई कंट्री का 2% हिस्सा, जैसे कि इंडियन मार्केट में आपका जो है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है, अगर ये सारी कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन मार्केट क्रैश करेगा ही करेगा। उसी तरीके से इसे एवरग्रेड कंपनी चाइना में भी है, 2% का जीडीपी यहाँ पे रखता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। एक मैं एग्जांपल और देना चाहूंगा, जो इंडिया में IL&FS का इंसिडेंट हुआ था, उसमें क्या था कि 99 करोड़ के डेप्थ का लगभग 62% रिकवर किया गया था बाय वे ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट्स। मतलब ये हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इनके एसेट्स को सेल करके कुछ ना कुछ यहां पे रास्ता निकाल सकती है, जो कि इंडिया में भी आपको देखने को मिला था। सेम चीज यही लिखा है, चाइनीज गवर्नमेंट को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, बेल आउट कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अब यहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल इन्वेस्टर का पैसा इन कंपनी में लगा हुआ है। तो कंपनी के यहां पे लापरवाही की वजह से नॉर्मल इन्वेस्टर को क्यों यहां पे लॉस सहना पड़ेगा। तो अभी चाइनीज गवर्नमेंट ये कर सकती है कि एसेट सेल आउट यहां पे हो सकता है, लेकिन ये बात सच्चाई है कि एवरग्रेड क्राइसिस हो सकता है, आने वाला है, क्योंकि इनका जो इस मंथ पेमेंट करना था, जो डेप्थ यहां पे पे करना था, वो शायद यहां पे ये नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में क्या होता है वो तो हम लोग वीडियो बना करके आपको दे देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि चाइना का जीडीपी का 2% यहां पे शेयर ये रखता है, तो ये बहुत ही बड़ा हो सकता है। अगर हम लोग इंडियन मार्केट से कंपेयर करें तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडिया मार्केट का बहुत ही बड़ा शेयर यहां पे रखता है, तो अगर ये दो कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आप समझ सकते हो, एक एग्जांपल समझो कि कितना बड़ा क्राइसिस यहां पे इंडियन मार्केट में आ सकता है। तो सेम उसी तरीके का एवरग्रेड भी है, ये भी बहुत ही बड़ी कंपनी है चाइना की, और ये डिफॉल्ट कर रही है, तो इससे एक आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके का क्राइसिस आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये होगा तो इंडियन मार्केट भी इफेक्ट होगा। जैसे कि लेमन ब्रदर क्राइसिस जब हुआ था, वो यूएसए की कंपनी थी, डिफॉल्ट उन्होंने किया, लेकिन जो असर हुआ वो इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला है। तो हम लोग सेम वही चीज समझ सकते हैं कि अगर ये होता है, ये क्राइसिस आता है, तो इंडियन मार्केट में भी आपको क्राइसिस देखने को मिलेगा। लेकिन रिसर्च ये बोलता है कि लेमन ब्रदर एक अलग सेगमेंट है और ये जो एवरग्रेड है वो अलग सेगमेंट है। लेमन ब्रदर क्या करती थी, वो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती थी, वो एक लोन वाला सेगमेंट था, और ये एवरग्रेड एक रियल एस्टेट सेक्टर है। तो ये दोनों अलग अलग है, तो हम लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि सेम उसी तरीके का क्राइसिस यहां पे आ सकता है। एनालिसिस तो यही बोला जाता है, लेकिन फ्यूचर तो कोई यहां पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। जो भी होगा आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो अभी कंक्लूजन यही है कि टेंशन वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है। हो सकता है चाइनीज गवर्नमेंट इसको रिकवर कर सकती है, अपने हिसाब से देख सकती है। ऐसे चाइनीज गवर्नमेंट ने बेल आउट का भी ऑप्शन नहीं यहां पे दिया है, तो कुछ भी कहना यहां पे मुश्किल है। लेकिन अगर कल देखा जाए तो स्टील सेक्टर काफी गिरावट था, यही न्यूज का असर था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत रिकवर होते हुए भी आपको दिखेगा स्टील सेक्टर, तो वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खैर जो भी होगा आपको अपडेट इस चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल में लाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक आपने एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अकाउंट आप फ्री में ओपन कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जो भी छोटा बड़ा अपडेट आता है सबसे पहले हम लोग वहीं पे पोस्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं वीडियो साथ, और कैसा लगा ये एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आप लोग इस क्राइसिस के बारे में सोचते हैं वो भी कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज यहाँ पे लाइक भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।